Hello dear student, good morning all of you. Once again Oxford Union English welcomes you all the students. Dear students, जैसा कि हम लोग सब जान रहे हैं कि अभी क्या चल रहा है हम लोगों का एसेंशियल्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस का आइटम पर हम लोग बात कर रहे थे, जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, रेस्ट, ये सब पर। और मैंने कहा था कि एक वन बाय वन करके सबको एक्सप्लेन करूंगा। तो डियर स्टूडेंट, आज बगैर विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग लेट अस कम टू द पॉइंट, हम लोग पॉइंट पर आते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा एक शेर बता दे रहा हूँ कि हंसो न देख कर अहवाल उनकी रुस्वा का, हंसो न देख कर अहवाल उनकी रुस्वा का, शायद इन्हीं जिल्लत में छुपी हुई आबरू होगी। डियर स्टूडेंट, अपनी ज़िंदगी में किसी भी इंसान, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, या फिर आपके लेवल का ना हो, आपसे नीचे हो, कभी भी किसी इंसान को छोटा नहीं समझना चाहिए। हर इंसान अपने आप में महान है, हर इंसान अपने आप के लिए, अपने लिए सबसे बड़ा है। इसीलिए डियर स्टूडेंट, नेवर जस्ट डिग्रेड एनीवन इन द वर्ल्ड, जस्ट ट्राई टू सर्व, जस्ट यू मस्ट फिक्स योर ब्रेन, यू मस्ट फिक्स योर ब्रेन देन कि यू मस्ट गिव बेस्ट सर्विस टू कंप्लीट ह्यूमन बीइंग। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, कल वाला लास्ट वाला जो वीडियो था, यानी वीडियो 12 जो था, यानी 12वां वीडियो जो था, आज तो 13वां वीडियो है, 12वां वीडियो जो था हम लोगों का, उस पर मैंने एसेंशियल्स ऑफ सेंटेंस का इंपॉर्टेंस को बताया था। और उसके बाद मैंने उस पर सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में डिटेल से बता दिया हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे बच्चे उसको रिवीजन कर लिए होंगे, नोट बना लिए होंगे। आप रिवीजन करते जाओ, नोट्स बनाते जाओ। मैं अंग्रेजी में जिस तरह की सेंटेंस बोलता हूँ उसको आप हैबिचुएट यानी कल्टीवेट करो अपनी हैबिट को। ऑटोमेटिकली 1, 2, 3, 4 महीने में देखना कि तुम्हारी अंग्रेजी का लेवल क्या है। अब देखो बच्चे, कल हमने ये बात किया था, एक बार फिर से मैं कह दे रहा हूँ कि ऑक्सफोर्ड यूनियन इंग्लिश इज़ द नेम ऑफ दिस वेरी यूट्यूब चैनल। और इस यूट्यूब चैनल के अंदर में इनकलाबी सीरीज ए जो चल रहा है, और आज का वीडियो जो है ये 13th वीडियो यानी 13वां वीडियो है, और बाई AR बाबुल, सारे बच्चे जान रहे हो। तो अब देखो बच्चे, कल हम बताए हुए थे इस बारे में कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। मैंने ये बताया था कि एक्टर यानी सब्जेक्ट और वर्ब एक्शन, मैंने कहा था टेक्निकल नेम, कि एक्टर के द्वारा किया गया एक्शन का रिएक्शन जिस पर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। यानी किसी भी कोई भी जुमला है, कोई सेंटेंस है, उसका रिएक्शन किस पर ख़त्म होता है वही ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो मैं ऑब्जेक्ट को इन डिटेल बता दिया हूँ। आप उसको कायदे से समझना चाहते हैं तो पीछे वाला यानी 12वां वीडियो को देखेंगे, आपको बात समझ में आ जाएगी। लेकिन ऑब्जेक्ट से रिलेटेड एक बात कल रह गई थी, जो कि वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट कीप इन योर ब्रेन, दैट इज व्हाट कि अब मैं एक कभी कभी आप देखेंगे, जैसे तुम मुझे परेशान कर रहे हो, तो तुम सब्जेक्ट है और परेशान कर रहे हो वर्ब है, और मुझे ये ऑब्जेक्ट है। क्यों कि एक्टर का एक्शन का रिएक्शन मुझ पर पड़ रहा है, इसीलिए तुम मुझे परेशान कर रहे हो, तो तुम सब्जेक्ट हुआ, परेशान कर रहे हो वर्ब, और मुझे ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर मैं ये वाक्य बोलूं कि तुम मुझे एक गिफ्ट दे रहे हो, तो इस वाक्य में देखना कि तुम सब्जेक्ट, दे रहे हो वर्ब, और मुझे ऑब्जेक्ट, और गिफ्ट भी ऑब्जेक्ट है। मतलब कहने का गर्ज ये हुआ, कभी कभी ऐसे इस तरह का जुमला आएगा, इस तरह का सेंटेंस आएगा जहाँ सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं होगा, डबल ऑब्जेक्ट होगा। तो ऐसा वाक्य जिसमें डबल ऑब्जेक्ट होता है, ऐसे सेंटेंस को डाई ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो आज यानी ये ऑब्जेक्ट से रिलेटेड मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब तो बता दिया हूँ, लेकिन डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, पिछले वाले वीडियो में मैं बहुत डिटेल से बताया हूँ। लेकिन इस बात को याद रखोगे कि एक डाई ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डाई ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या होता है, सिंपली समझो कि ऐसा सेंटेंस जिसमें 2 ऑब्जेक्ट होता है, इसीलिए इसको हिंदी में द्विकर्मक वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विकर्मक वाक्य बोलते हैं। द्विकर्मक वाक्य का मतलब, द्वि का मतलब होता है 2, और कर्मक मतलब कर्म वाला, ऑब्जेक्ट वाला वाक्य मतलब जुमला। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं डाई ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। तो किसको कहते हैं डाई ऑब्जेक्टिव सेंटेंस? सिंपल, द सेंटेंस हैविंग 2 ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड डाई ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। आप लिख लो, अगर कभी आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डाई ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, तो लिखोगे द सेंटेंस हैविंग 2 ऑब्जेक्ट्स। द सेंटेंस लिखते जाओ, मैं बोल रहा हूँ, द सेंटेंस हैविंग 2 ऑब्जेक्ट्स is called diobjective sentence। मतलब क्या हुआ कि द सेंटेंस हैविंग 2 ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड डाई ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऐसा वाक्य हैविंग जिसमें हो क्या, 2 ऑब्जेक्ट हो, इज कॉल्ड डाई ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, उसको डाई ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो बच्चों, जैसे एग्जाम्पल में दिया हूँ कि मैं उसको अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, आप गौर से देखना कि मैं सब्जेक्ट है। अगर कल वाला वीडियो को समझे होगे तो सारे बच्चे को आसानी होगी, और कल वाला वीडियो यानी इससे पहले वाला वीडियो यानी 12वां वाला वीडियो नहीं देखे होगे तो फिर ये मुश्किल होगी।
तो मैं, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं क्या, ये सब्जेक्ट है और पढ़ाता हूँ ये क्या है, वर्ब है, और उसको, ये भी ऑब्जेक्ट है और अंग्रेजी भी ऑब्जेक्ट है। तो देख रहे हैं कि इस वाक्य में दो ऑब्जेक्ट आ गया, और ऐसा सेंटेंस है जिसमें दो ऑब्जेक्ट आ जाता हो, ऐसे सेंटेंस को हम डाई ऑब्जेक्टिव सेंटेंस बोलते हैं। तो इस सेंटेंस में ये डाई ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। तो अब इसी में हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी जब वाक्य के अंदर में दो ऑब्जेक्ट आ जाता है तो आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि जिस वाक्य में दो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको डाई ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, ये बात हो गया। जैसे ये सेंटेंस क्या है, डाई ऑब्जेक्टिव। अब आपको यू विल हैव टू फाइंड आउट, यू विल हैव टू आइडेंटिफाई, आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि दो ऑब्जेक्ट जो है, तो दो ऑब्जेक्ट के अंदर में कौन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी कौन डीओ है और कौन आईओ है। ये वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको समझना। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे एग्जामिनेशन में इस तरह का नरेशन और इस तरह का वॉइस पूछा जाता है। तो आप सारे बच्चे इसको अच्छे से समझना, फिर कभी दुश्वारी नहीं होगी। तो अब हम कैसे जानेंगे, तो अब यहाँ पर देखो कि ये है उसको और अंग्रेजी, दो ऑब्जेक्ट है। तो याद रखना ये वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये वाला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो कैसे जानेंगे कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो याद रखना बच्चों, ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी मानव जाति के लिए आता है, जैसे हमको, उनको, मम्मी को, पापा को, खाला को, नानी को, दोस्त को, उन लोगों को, तुमको, हमको, उनको, हम लोगों को, ये सारा किसी न किसी इंसान के लिए आता है। तो सिंपली टेक्निकल बात याद रखना, इंसान तो इनडायरेक्ट, यानी ये उसको किसी आदमी के लिए आया है, तो ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यानी उसको छोड़ करके इधर जो चीज़ भी आए, किसी चीज़ का, वस्तु का नाम आए, इसीलिए इसको वस्तु सूचक कर्म भी बोलते हैं। कोई वस्तु किसी भाषा का नाम है, यानी आदमी को छोड़ करके इधर जो चीज़ आएगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के कैटेगरी में आएगा, इसीलिए ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये वर्ब। उसी तरीके से एक एग्जाम्पल को देखें कि तुम लोग मुझे एक खूबसूरत गिफ्ट दे रहे हो, एक गिफ्ट दे रहे हो, एक गिफ्ट दे रहे हो। तो अब इस वाक्य को देखना बच्चे कि तुम लोग, तो ये सब्जेक्ट है, और मुझे और एक गिफ्ट और दे रहे हो, ये वर्ब है। अब देखो मुझे, ये किसी इंसान के लिए आया है, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है। तो ये जानना क्यों ज़रूरी है बच्चे, हमेशा याद रखना कि जैसे मैं उसको अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो आप देखो फार्मूला मैंने कल बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट का फार्मूला सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट में भी अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि दो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट और उसके बाद अगर रेस्ट है तो कोई दे देंगे, ये फार्मूला में बताया था। तो अब देखो इस फार्मूला को फॉलो करेंगे, जब इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे, मैं उसको अंग्रेजी पढ़ाता हूँ तो मैं आई, तो ये बच्चा खत्म। उसके बाद पढ़ाता हूँ, पढ़ाना का अंग्रेजी टीच होता है, तो आई टीच, ठीक है, ये बच्चा खत्म। अब सवाल आया कि यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, तो हम ऑब्जेक्ट को समझ करके किसी को रख देंगे। जैसे मान लिया जाए, इसको भी रख सकते हैं, इसको भी रख सकते हैं, किसी को भी रख सकते हैं। अगर उसको रख दिए, उसको, अगर वो, मैं उसको अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, अगर ये लड़की है तो आई टीच हर, उसके बाद बचा क्या, ये ऑब्जेक्ट खत्म हो गया, ये क्या बचा, अब अंग्रेजी बचा ऑब्जेक्ट, तो इंग्लिश को दे देंगे। तो पता ये चला कि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो गौर से समझना बच्चे। तो अंग्रेजी में नियम क्या है कि अगर डाई ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, ट्रांसलेशन बनाते समय आप जनरली एक उसूल है कि पहले आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखिए, बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखिए। लेकिन कोई बच्चा जिद्दी किस्म का, स्टबर्न किस्म का बच्चा बोलेगा नहीं, वो हम नहीं, हम दोनों, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, आप पहले इसको क्यों रखें, हम पहले इसको रखेंगे फिर इसको रखेंगे। और वो बच्चा जिद पे उतर जाएगा और वो कहेगा कि मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखूंगा, आई टीच, और पहले इसको नहीं, पहले इसको लिखूंगा, आई टीच इंग्लिश, उसके बाद हर लिखेंगे, आई टीच इंग्लिश हर। तो याद रखना बच्चे, ये वाला सेंटेंस तो राइट है, लेकिन ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग होगा, समझना बात को। अंग्रेजी में उसूल है कि अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जा रहा है तो सबसे पहले आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं, यानी डायरेक्ट को आप पहले लिख दे रहे हैं और इनडायरेक्ट को आप बाद में लिखते हैं, तो ये सेंटेंस देख रहे हैं आप, गलत हो गया। उसी तरीके से बच्चे, मैं अभी ट्रांसलेशन नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि ट्रांसलेशन बनाते समय बच्चे कैसे गलती करते हैं।
तो आई टीच इंग्लिश हर, ये गलत हो गया। क्यों हो गया कि नियम है कि पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर आप पहले डायरेक्ट को रखोगे इनडायरेक्ट को बाद में रखोगे तो ये गलत हो जाएगा। तो फिर वो बच्चा का जिद धर लिया कि नहीं हमको ऐसे ही करना है। तो एक ग्रामेरियन है, माइकल स्वान नाम है, उन्होंने अपनी किताब में प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर में इसको डिटेल से बताया है कि अगर कोई बच्चा ये जिद धर ले कि नहीं नहीं हम पहले डायरेक्ट को रखेंगे बाद में इनडायरेक्ट को रखेंगे, चाहे सेंटेंस गलत है हम ऐसे ही लिखेंगे। अब कोई जिद्दी बच्चा है, एकदम बिल्कुल अड़ गया अपने फैसले पे, तो तब माइकल स्वान ने कहा कि ठीक है अगर वो ऐसा ही करना चाहता है तो ठीक है, पहले डायरेक्ट को रखने दो, इनडायरेक्ट को बाद में रखने दो। लेकिन उन्होंने एक तरीका बताया कि अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, यानी आई टीच इंग्लिश हर, तो कहा कि ठीक है जब नहीं मान रहा है बच्चा तो ठीक है लिखिए, यानी डायरेक्ट को पहले लिखिए, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में, जैसा यहाँ ऊपर में है ये गलत हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आप डायरेक्ट को पहले लिखते हैं इनडायरेक्ट को बाद में लिखते हैं तो ये वाक्य को शुद्ध होने के लिए ये दोनों के बीच में प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करना होगा, प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करना होगा। अब आई टीच इंग्लिश टू हर, तो अब ये सेंटेंस बिल्कुल दुरुस्त हो गया। तो हम लोग क्या समझे बच्चे, अगर वाक्य में सेंटेंस डाई ऑब्जेक्टिव है और डाई ऑब्जेक्टिव सेंटेंस अगर है तो ठीक है, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू आइडेंटिफाई वेदर द सेंटेंस इज डाई ऑब्जेक्टिव और नॉट। इफ द सेंटेंस इज डाई ऑब्जेक्टिव, अगर सेंटेंस डाई ऑब्जेक्टिव है तो तब फिर आपको सेलेक्ट करना होगा कि ठीक है इसका मतलब है तब उसमें दो ऑब्जेक्ट होगा, तो दो ऑब्जेक्ट जो होगा तो एक डायरेक्ट होगा एक इनडायरेक्ट होगा। तो जनरल उसूल है कि सबसे पहले सेंटेंस में आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखिए, फिर उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखिए, सेंटेंस राइट हो जाएगा। जनरल नियम क्या है कि पहले इनडायरेक्ट को रखेंगे यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, सेंटेंस राइट है। अगर हम पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रख देंगे बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखेंगे, सेंटेंस गलत हो जाएगा। और इस समस्या को सोल्व करने के लिए, फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस वेरी प्रॉब्लम, माइकल स्वान ने बताया कि ठीक है अगर कोई आदमी ये चाहे कि पहले हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखेंगे और बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों के बीच में प्रीपोजिशन टू देना होगा और सेंटेंस राइट हो जाएगा। ये जानना क्यों जरूरी है बच्चों, अब देखो कि ये सेंटेंस भी राइट है ये भी सेंटेंस राइट है दोनों। अब मतलब हिंदी में मैं उसको अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो आई टीच हर इंग्लिश या आई टीच इंग्लिश टू हर, तो दोनों का पैसिव वॉइस, इसका पैसिव वॉइस अलग तरीके से बनेगा, इसका पैसिव वॉइस अलग तरीके से बनेगा। पता ये चला कि आप अंग्रेजी का एक सेंटेंस को दो तरीके से बोल सकते हैं, एक डाई ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को आप दो तरीके से बोल सकते हैं। तो इसीलिए ये जानना जरूरी है। इस तरह का क्वेश्चन आपको बैंकिंग, एसएससी, रेलवे में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछता है, तो इसीलिए आप सारे बच्चों को इस पर पकड़ होनी चाहिए। तो मैं दो चार एग्जाम्पल और करा दे रहा हूँ, क्योंकि सब्जेक्ट हो गया हम लोगों का, वर्ब हो गया है, ऑब्जेक्ट भी हो गया और डाई ऑब्जेक्टिव सेंटेंस भी हो गया। अगर मान लें कि हम देते हैं कि वे लोग मेरे पापा को ₹10,000 दे रहे थे। अब गौर से देखो बच्चे, वे लोग मेरे पापा को ₹10,000 दे रहे थे। अब फटाफट तुम्हारा ब्रेन काम करना चाहिए, क्योंकि मैं इसको इतना डिटेल से बता दिया और मैं शुरू में कहा था कि कोई भी ट्रांसलेशन की किताब में इन चीज़ों का तज़किरा नहीं किया हुआ है। और ये मेरा गारंटी है कि ट्रांसलेशन पढ़ाने से पहले अगर बच्चों को इन चीज़ों की बुनियादी बातों को यानी एसेंशियल्स यानी बेसिक चीज़ों को नहीं बताया जाता है, तो मतलब दैट वेरी टीचर इज प्लेइंग विद द लाइफ ऑफ दैट वेरी स्टूडेंट, बच्चों की ज़िंदगी से खेल रहा है। अगर इन चीज़ों पर पकड़ हो गया तो अंग्रेजी तुम्हारे लिए, अब यहाँ पर बच्चा स्टूडेंट ग्रेजुएट कर लेता है, ग्रेजुएट हो जाता है, मैट्रिक कर लेता है, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाता है, वो अंग्रेजी नहीं बोल सकता है। सिर्फ यही एक कारण है कि उसको पहले, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तानी है तो विद द हेल्प ऑफ हिंदी वी आर लर्निंग इंग्लिश, तो डायरेक्ट हम लोग अंग्रेजी ही बोलेंगे ऐसा नहीं हो सकता। और इस सिस्टम को भी मैं डिसलाइक करता हूँ। हाँ, ये अलग बात है कि माहौल में इंसान जहाँ माहौल है तो वहाँ सुन सुन के सीख लेता है। अब जहाँ माहौल नहीं है तो आप ट्रांसलेशन की सहारा लेना ही पड़ेगा, और ट्रांसलेशन तुम्हारा शुद्ध हो जाए तो इसके लिए जरूरी है कि तुमको एसेंशियल्स ऑफ सेंटेंस आना चाहिए, और एसेंशियल्स ऑफ सेंटेंस नहीं आया तो आपका ट्रांसलेशन सही नहीं होगा, ट्रांसलेशन सही नहीं होगा, यू कैन नेवर स्पीक इफेक्टिव इंग्लिश। दैट इज व्हाई व्हाटएवर मटेरियल्स आई एम जस्ट गिविंग यू मस्ट वेरी केयरफुली जस्ट पे अटेंशन, स्पेशल अटेंशन मस्ट बी पेड फ्रॉम द साइड ऑफ योर्स। तो अब यहाँ पर देखो कि वे लोग, सबसे पहले मैंने क्या है सेंटेंस कि वे लोग मेरे पापा को 10,000 रुपया दे रहे थे। सबसे पहले दे रहे थे, कौन दे रहे थे, तो वे लोग क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, और दे रहे थे ये वर्ब हो गया।
तो वे लोग दे रहे थे किसको और क्या, तो मेरे पापा को और 10,000 रुपया। तो ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। और अभी हमने बताया जो ऑब्जेक्ट किसी इंसान के लिए आया है, मेरे पापा एक इंसान है, इसीलिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और ये जाकर के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। उसी तरीके से बच्चे एक वाक्य को फिर देखते हैं कि तुम लोगों को मेरा बड़ा बेटा, तुम लोगों को मेरा बड़ा बेटा एक खूबसूरत गिफ्ट दे रहा था। तो अब यहां पर देखो बच्चे, दे रहा था, देना से बना ये वर्ब, कल बताए हैं पूरा वर्ब के बारे में। और कौन दे रहा था, तो तुम लोगों को मेरा बड़ा बेटा, मेरा बड़ा बेटा, यहां पर ये है। तो अब यहां पर देखो, तुम लोगों को मेरा बड़ा बेटा एक खूबसूरत गिफ्ट दे रहा था। तो दे कौन रहा था, ये दे रहा था, तो कौन दे रहा था, तो मेरा बड़ा बेटा, तो ये सब्जेक्ट हो गया, मेरा बड़ा बेटा सब्जेक्ट, और दे रहा था ये वर्ब। और क्या दे रहा था, तो एक खूबसूरत गिफ्ट, यहां तक ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट। और किसको दे रहा था, तो तुम लोगों को, ये भी ऑब्जेक्ट। अक्सर लोग क्या सोचते हैं, शुरू में है तो ये सब्जेक्ट हो गया। नहीं डियर, मैंने जो कंसेप्ट दिया है कि सब्जेक्ट होने के लिए क्या शरायत है, वर्ब होने के लिए क्या शरायत है, ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या शरायत है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या शरायत है, इन चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखे हैं, यानी 12वां यानी 12th वीडियो को अगर देखे हैं, तो फिर यहाँ पर कोई बच्चा को दिक्कत नहीं। जो बच्चा नहीं देखे और डायरेक्ट इसको देख रहे हैं तो उसको दुश्वारी होगी। तो मैं इसको रिक्वेस्ट करता हूँ आप बैक में जाकर के पहले सारा वीडियो जो अपलोड किया हुआ है उसको देखें, तो फिर ये आपके लिए बच्चों का खेल बन जाएगा। तो अब यहां पर देखो बच्चों कि एक खूबसूरत गिफ्ट का ये भी ऑब्जेक्ट है। अच्छा, कोई बच्चा ये सोचेगा सिर्फ तुम लोगों को मेरा बड़ा बेटा दे रहा था क्या, तो गिफ्ट, सिर्फ गिफ्ट को ऑब्जेक्ट तुम देगा, ये गलत हो जाएगा। कल हमने बताया था कि रारे री काके की अपना अपना अपने या किसी विशेषण से जुड़ा हुआ शब्द एक श्रेणी में माना जाता है, यानी दोज वर्ड्स वुड बी सपोज टू बी इन वन ग्रुप और दैट ग्रुप में बी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड रेस्ट बट कैन नेवर बी वर्ब। यानी रारे री काके की अपना अपना अपने से जुड़ा हुआ शब्द या किसी विशेषण से जुड़ा हुआ शब्द वो एक श्रेणी का होगा और वह श्रेणी सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, रेस्ट हो सकता है, लेकिन वर्ब कभी नहीं। तो अब ये गिफ्ट जो है ये विशेषण से जुड़ा हुआ है, इसीलिए यहां से यहां तक ये ऑब्जेक्ट होगा। और मेरा बड़ा, सिर्फ बेटा नहीं, बड़ा बेटा, देखो बड़ा बेटा, ये विशेषण से जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये सब्जेक्ट हो गया और तुम लोगों को ये ऑब्जेक्ट होता। अब हमको देखना है कौन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो मेरा बड़ा बेटा जो दे रहा था एक खूबसूरत गिफ्ट, ये कोई वस्तु है जिसका मतलब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और तुम लोगों को, एक इंसान हो इसीलिए ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डियर स्टूडेंट, इस पर हम लोग काम करेंगे बहुत कायदे से, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप सारे बच्चे इसको समझ गए होंगे। आप यहाँ पर देखो कि ये दोनों, ये वाक्य, ये वाला वाक्य, ये वाला वाक्य, जब अंग्रेजी में ट्रांसलेशन बनाएंगे, जिस तरह से इस वाक्य का दो ट्रांसलेशन हुआ है, आई टीच हर इंग्लिश और आई टीच इंग्लिश टू हर, उसी तरीके से इसका भी ट्रांसलेशन, एक वाक्य का दो ट्रांसलेशन बनेगा। दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड इफ यू डोंट नो अबाउट दैट मींस यू मे फेस सम डिफिकल्टी एट द प्राइमरी लेवल। दैट इज व्हाई मैं उम्मीद करता हूं सारे बच्चे सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी डाई ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को हम लोग कायदे से समझ गए हैं और इस पर हम लोग डिटेल से काम करेंगे। लेकिन इस वीडियो को आज हम यहीं पर खत्म करते हैं और सारे बच्चे से फिर मेरा रिक्वेस्ट है कि सारे लोग व्यू देख रहे हैं, यानी जो ही मैं वीडियो को अपलोड करता हूं वो व्यू कर रहा है, व्यूवर है, लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं, थोड़ा अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो होगा क्या कि हमको कोई नहीं, हम तो पढ़ाते रहेंगे पूरी जिंदगी, लेकिन क्या होता है कि आप सब्सक्राइब कर देने से मैं जो न्यू थिंग्स को, यानी लेटेस्ट अब कुछ भी हम अपलोड करते हैं, यानी लेटेस्ट नोटिफिकेशन या फिर न्यू वीडियोस को डालते हैं, अगर आप सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर देते हैं तो आपके पास बहुत आसानी से पहुंच जाता है। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं जो लोग के पास पहुंचता है वीडियो, आप ज़्यादा से ज़्यादा ये समझिए कि मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो गाँव देहात में हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अंग्रेजी का शिक्षक उसको मिल नहीं रहा, और मेरा ये जो इनकलाबी सीरीज है इसका मतलब ये होता है क्रांतिकारी सीरीज। मैं चाहता हूं कि इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश सारे बच्चे जो अंग्रेजी सीखने से महरूम हो गए हैं, गरीब बच्चे हैं, गांव देहात के बच्चे हैं या फिर शहर के ही बच्चे हैं, अच्छे अच्छे टीचर अंग्रेजी के नहीं मिल रहे हैं, तो मैं उन सोचता हूं कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ इंडिया ये वीडियो पहुंचे। तो इसीलिए आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मतलब क्या वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करके करें और फिर बेल आइकन को मैं जरूर प्रेस करें। लेकिन बच्चे एक बात और मैं कहना चाह रहा हूं
कि इन सारे वीडियोस को देखने के साथ साथ आप इसका नोट्स बना लो, और नोट्स बना के आप बार बार सुनो और वीडियो को भी सुनो कि व्हाट एवर स्टाइल आई एम फॉलोइंग एट द टाइम ऑफ टीचिंग और व्हाट एवर सेंटेंसेस आर बीइंग स्पोकन बाय मी, द सेम सेंटेंस मस्ट बी स्पोकन बाय मी आफ्टर डिग्रीज और आफ्टर सम डेज you will just be able to communicate in English with anyone in the world. That is why whatever I am saying you and you are not following, that means what, it will create some negativity on your brain कि we had been just watching this very video consistently but we are learning nothing at all. So if you don't follow me, that there will be no benefit on your part. That is why each and every student very consistently and regularly just be over these very items. And thank you very much. But just concluding this very video, one beautiful quotation of Dr. APJ Abdul Kalam, and he had said very beautifully that कि one beautiful heart is better than 1000 beautiful faces. मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ बच्चे कि बहुत सारे लोग के पास वीडियो पहुंचा लेकिन वो शेयर नहीं करना चाहते हैं या फिर वो दूसरों तक नहीं पहुंचाना। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके दिल के अंदर में खोट है, और एपीजे अब्दुल कलाम कहता है एक खूबसूरत दिल 1000 खूबसूरत चेहरों से बेहतर है। तो वो हमारे लिए आइडियल पर्सन, पूरी दुनिया के लिए, सब हर भारतीयों के लिए, पूरी दुनिया के लोगों के लिए एपीजे अब्दुल कलाम आइडियल थे और आइडियल हैं और कयामत तक आइडियल रहेंगे। इसीलिए उनका कोटेशन है कि एक खूबसूरत दिल 1000 खूबसूरत चेहरों से बेहतर होता है। उन्होंने अंग्रेजी में कहा था कि वन ब्यूटीफुल हार्ट इज बेटर देन 1000 ब्यूटीफुल फेसेस। थैंक यू वेरी मच।